अब बस 1 मिनट में शुरू हो जाएगा अभी हम। नमस्कार। मैं डॉक्टर शशिकांत पांडे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हूँ। और सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के संयोजिका डॉक्टर अंशु केडिया जी के प्रति अपना ऋण व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने गांधी की 150वीं जयंती के संदर्भ में इस वार्ता श्रृंखला का आयोजन किया है। और मुझसे पहले कई अनेक विद्वानों ने गांधी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चरित्र के डिफरेंट आयामों के बारे में अपनी बातें रखी, और मैं भी उनमें से ही कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अंशु जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि तमाम तकनीकी दुश्वारियों के बावजूद भले ही 15-20 मिनट लेट हुआ, लेकिन हम लोगों ने गांधी की तरह ही हार न मानने का जज्बा रखते हुए इस कार्यक्रम को कोशिश की कि हम इस तकनीक का प्रयोग करके और अपनी बात को रखें, आगे बढ़ाएं। जहां तक गांधी का प्रश्न है, मैं अपने विषय पर आने से पहले कुछ सामान्य बातें गांधी के बारे में कहना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कि अपने संपूर्ण जीवन में तमाम विषयों पर अपनी बातें रखी थी, और बड़ा मुश्किल है कि उनके बारे में आधे घंटे में, 1 घंटे में अपनी पूरी बात रखी जाए। हम सभी जानते हैं कि गांधी का जो कलेक्टेड वर्क्स है वो 100 से भी ज्यादा वॉल्यूम में है। तो मैं जिस विषय पर आज अपनी बात रखूंगा वो कुछ कम चर्चित विषय जो गांधी के द्वारा जिनकी बात की गई थी और शायद वो उतनी चर्चा में नहीं आए, वो ये है कि 7 sins and 11 vows of गांधी and its contemporary relevance, यानी गांधी के द्वारा वर्णित 7 पाप एवं एकादश व्रत। ये गांधी के 7 पाप और एकादश व्रत पर आने से पहले मैं एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूंगा। 1999 में टाइम पत्रिका ने जब पर्सन ऑफ द सेंचुरी का चुनाव किया था तो गांधी का स्थान अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद दूसरे नंबर पर आया था। ये वही आइंस्टीन थे जिन्होंने महात्मा गांधी के बारे में 1944 में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां सहसा ही यकीन करेंगी कि हाड़ मांस का कोई ऐसा भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया था। यानी जिस आइंस्टीन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी चुना गया, वह आइंस्टीन भी गांधी की जो व्यक्तित्व था उससे पूरी तरह से प्रभावित था। यूं तो गांधी पर दुनिया भर में चर्चा होती है, डिबेट डिस्कशंस होते हैं, अतः भारत जो उनकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, वहां पर उन पर चर्चा होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और यह 150 वर्ष पूरे होने पर भी देश भर में तमाम सेमिनार, संगोष्ठियों का आयोजन हुआ है। प्रश्न उठता है कि बीते 70 वर्षों में हमने कितना गांधी को आत्मसात किया है, और गांधी आज संपूर्ण विश्व हेतु, मानवता हेतु कितने प्रासंगिक हैं। आज जब संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, गांधी हमें उसमें भी प्रासंगिक दिखाई दे रहे हैं। मैं जिस विषय पर आज अपनी बात रखने जा रहा हूं, गांधी के द्वारा उल्लिखित 7 पाप एवं एकादश व्रत, इसकी चर्चा गांधी 1925 में यंग इंडिया में 22 अक्टूबर 1925 को उनका एक लेख प्रकाशित होता है
और उसमें गांधी जी इसका उल्लेख करते हैं। ऐसी गांधी जो बातें कह रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत नई बात कह रहे थे या इसकी कोई जिक्र पहले नहीं हुआ था। बहुत पहले, उससे बहुत पहले 590 एडी में पोप ग्रेगरी ने 7 डेडली सिंस की चर्चा की थी। गांधी में और जो कैथोलिक चर्च का जो विचार था, उसमें बस बुनियादी अंतर यही है कि गांधी कैथोलिक चर्च के विपरीत यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि वो कैसे सामाजिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति इन चीजों को कैसे अपने इसको ले, कैसे इसको वो स्वीकार करे। गांधी जिन 7 पापों का उल्लेख करते हैं, अगर हम उसे नटसेल में समराइज करें तो बेसिक जो आर्गुमेंट है वो ये है कि स्वार्थ, परमार्थ यानी दूसरों की जो भलाई है उसके ऊपर भारी पड़ रहा है और उसका क्या हम निदान कर सकते हैं, इसी की पूरी चर्चा है। वो व्यक्ति को कैसे वह अपने व्यक्तिगत जीवन में नैतिक बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है, इसकी बात वो इन 7 पापों के माध्यम से करते हैं। व्यक्ति के लिए कहते हैं कि ये 7 सिंस हैं और अगर आपको एक श्रेष्ठ मानव बनना है, अपने अंदर श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों का निर्माण करना है, तो हमें उससे बचना होगा। जब हम इन 7 पापों का जिक्र करते हैं एक एक करके, तो हम एक चीज पाएंगे कि ये बातें केवल गांधी के काल में या 1925 में जब गांधी बात कर रहे थे तभी प्रासंगिक नहीं थी। ये बातें 2020 में ही भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, बल्कि ज्यादा प्रासंगिक हम कह सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इन सभी पर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। पहला है सिद्धांत के बिना राजनीति। गांधी सिद्धांतों की राजनीति की बात करते थे, समझौतों की नहीं। गांधी का मानना था कि जनता जब अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, अपनी पावर जब उनको डेलीगेट करती है या अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देती है, तो वह अपने बिहाफ में कार्य करने हेतु उनको यह पावर देती है। किंतु जब जनप्रतिनिधि उसका दुरुपयोग करते हुए येन केन प्रकारेण सत्ता संघर्ष में सम्मिलित हो जाते हैं, तो फिर वह मूल्यों का परित्याग कर देते हैं। वर्तमान राजनीति में अगर हम गांधी के इन सिद्धांतों को देखें तो हम पाते हैं कि आजकल हॉर्स ट्रेडिंग, लॉबिंग, ब्राइबिंग एक सामान्य चीज बन गई है, जिनका कि सिद्धांतों एवं मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल ही में हम राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है उसको में देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में ऐसी ही कुछ घटनाएं घटी थी, जहां कि एक दल दूसरे दल के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वो हमारे विधायकों को की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी का यह मानना है कि जब तक राजनीति में मानवता का समावेश नहीं होगा और जब तक राजनीति अपॉर्चुनिज्म के आधार पर होती रहेगी, अवसरवादिता के आधार पर होती रहेगी और उसमें धार्मिक मूल्यों का समावेश नहीं होगा, तब तक इस तरह के कृत्य हमें देखने को मिलते रहेंगे। जो वर्तमान राजनीति एवं राजनीतिक व्यवस्था है, जहां हम देखते हैं कि उसमें मूल्यों और आदर्शों की तिलांजलि दे दी गई है, ऐसे में गांधी अत्यंत समीचीन, अत्यंत प्रासंगिक नजर आते हैं। गांधी दूसरे शब्दों में हिंसक, भ्रष्ट एवं सिद्धांत विहीन राजनीति को पाप समझते हैं। गांधी के द्वारा जो दूसरे पाप का उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया, वो है परिश्रम के बिना संपत्ति। जैसा कि यह टाइटल ही है, परिश्रम के बिना संपत्ति, यह अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। गांधी जी बेसिकली श्रम की महत्ता में बिलीव करते थे और उनका मानना था कि बिना श्रम के अर्जित धन भी पाप का कारण है। इनफैक्ट उनके दिमाग में यह आइडिया आई, जो भारत में जो जमींदारी व्यवस्था प्रचलन में थी, जिसके तहत जो जमींदार वर्ग था वह गरीबों का शोषण किया करता था, वहां से उनके मन में यह विचार आता है और वो ये कहते हैं कि जो प्रचलित जो जमींदारी व्यवस्था है उसमें गरीब लोग श्रम करते हैं और संपन्न लोग लाभार्जन करते हैं। गांधी का यह मानना है कि
इस प्रकार जो धन संचयन की जो प्रवृत्ति है वह असंतोष, हिंसा और कट थ्रोट कंपटीशन यानी गला काट प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रही है। यहां भी कोई हमें सिद्धांत मूल्य नजर नहीं आते हैं। उनका मानना है कि बिना परिश्रम के जो धन अर्जित किया जाता है वह भी एक पाप का कारण है। यहां हम देखते हैं कि गांधी एक तरफ तो लेबर की डिग्निटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ साथ ही साथ वो अवैध तरीके से यानी गलत तरीके से जो धन संचयन होता है या अमासिंग ऑफ वेल्थ है उस पर भी प्रहार करने की कोशिश करते हैं। और गांधी का यह विचार भी यह आज के दृष्टिकोण में तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक और रेलेवेंट नजर आता है। तीसरे जो गांधी जो 7 सिंस की बात करते हैं उसके अंतर्गत आता है विवेक के बिना आनंद, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस। गांधी इसे विवेक रहित सुख भी कहते हैं। उनका मानना है कि सुख के प्रकार अनेक हो सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, लेकिन ऐसा सुख जो हमारी चेतना को ही मार डाले, जो सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं के विरुद्ध हो, गांधी के अनुसार वह पाप की श्रेणी में आता है, जिसे हम संवेदना शून्य होना भी कह सकते हैं। यह भी बिना श्रम के धनार्जन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आज के भौतिकतावादी युग में का जो व्यक्ति है वो बेसिकली अपने आप को एक प्लेजर सीकिंग इंडिविजुअल के रूप में कन्वर्ट कर चुका है। उपभोक्तावादी समाज में वह सेंसुअल प्लेजर के साथ जी रहा है, जबकि हम भूल जाते हैं कि व्यक्ति मात्र एक शरीर ही नहीं है बल्कि वह एक आत्मा भी है। गांधी भी प्लेजर की बात करते हैं, गांधी प्लेजर को डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो प्लेजर की हाईएस्ट स्टेज की बात करते हैं। कुछ ऐसी ही बात जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी की थी। उसका कहना था कि मनुष्य के रूप में असंतुष्ट रहना शूकर के रूप में या पिग के रूप में संतुष्ट रहने से कहीं बेहतर है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में ड्रग्स, मानव तस्करी का कारोबार होता है, पोर्नोग्राफी एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग भूखमरी, गरीबी और कुपोषण की वजह से असमय ही काल कवलित हो जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम स्पिरिचुअल प्लेजर की बजाय फिजिकल प्लेजर के प्रति ज्यादा आसक्त नजर आते हैं। गांधी का मानना है कि यदि आवश्यकता पड़ने पर किसी जरूरतमंद की मदद करने से जो आनंद प्राप्त होता है उनके अनुसार वही परमानंद है। आज हमने अभी वर्तमान समय में जो हमारा देश या पूरी दुनिया जो कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, हम उसमें देख रहे हैं कि अनेकों लोग, हजारों लाखों की तादाद में लोगों की मदद के लिए आके आ रहे हैं। यह उन स्वेच्छा से ये सब कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है, मूल वृत्ति है, वह लोगों की मदद करने की होती है। और आवश्यकता इस बात की है कि आज की जो कंज्यूमरी सोसाइटी है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जिसमें हम सेल्फ को अदर्स के ऊपर प्राइमेसी देते हैं, कहीं ना कहीं हमें मुड़ करके देखने की जरूरत है। गांधी हमें सिखाते हैं कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, हमें देखना होगा कि हमारे जीवन का मंतव्य क्या है, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, और जब ऐसा हम सोचेंगे तब हम दूसरों के बारे में भी अवश्य सोचेंगे। जो चौथा पॉइंट जो गांधी कहते हैं, चरित्र के बिना ज्ञान, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, यह वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गांधी के अनुसार जिस प्रकार अल्प ज्ञान खतरनाक है, उसी प्रकार चरित्र के बिना अधिक ज्ञान भी व्यर्थ है। आज ज्ञान का अर्जन धन अर्जित करने व धन संचयन हेतु होता है। हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो भी कैरियर बिल्डिंग पर ज्यादा और कैरेक्टर बिल्डिंग पर कम बल देते हैं। समस्या यह है कि जब हम ज्ञान को एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 9/11 के समय हुआ जो कुछ हुआ, या 26/11 में जो कुछ भी हुआ, या तमाम साइबर क्राइम के रूप में जो हमारे सामने आता है,
यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वह नैतिकता विहीन और मूल्य विहीन हो रहा है। इसीलिए गांधी जी उसी ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं जो व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की जानकारी दे सके और उसमें श्रेष्ठ गुणों का विकास कर सके, जिससे कि एक व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। गांधी जी की ये जो बातें हैं, ये सभी देश काल और परिस्थितियों के लिए सही है। जो गांधी के 7 पापों में जो 5वां बिंदु है, जो 5वीं बात वो कहते हैं, वो है नैतिकता के बिना वाणिज्य, यानी कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। गांधी जी के अनुसार जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, वह नैतिकता के दायरे में होनी चाहिए। वह कालाबाजारी, मिलावटखोरी, इन सभी को पाप की श्रेणी में रखते हैं। गांधी के अनुसार व्यापार का उद्देश्य मात्र प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब व्यापार मात्र प्रॉफिट मेकिंग पर आधारित हो जाए और जिसमें केवल कलेक्शन यानी संग्रहण पर ही बल दिया जाए, तब वह नैतिक होगा, इसमें संदेह है। गांधी के अनुसार नैतिकता के बिना वाणिज्य, असमानता, पूंजीवाद, इन सभी को जन्म देगा। आज हम देखते हैं कि धनोपार्जन के लालच में एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हमें देखने को मिलता है, एडल्टरेटेड गुड्स देखने को मिलते हैं और इसका दुष्परिणाम हमें स्वास्थ्य संबंधी तमाम बीमारियों के रूप में सामने आ रहा है। यह नैतिकता विहीन वाणिज्य है। गांधी इसको पाप की श्रेणी में रखते हैं और यह बात आज भी कितनी रेलेवेंट है, यह हम देख सकते हैं कि तमाम ऐसे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जिनका कि नाम अभी इस घोटालों में आया, उदाहरण के लिए विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये नैतिकता विहीन वाणिज्य के ही उदाहरण है। गांधी कहते हैं कि अगर हमें समाज के बारे में सोचना है, हमें राष्ट्र के बारे में सोचना है, तो हमें वाणिज्य तो हम करें, धनार्जन तो हम करें, लेकिन हमें समाज के विषय में भी सोचना होगा, उसके बारे में ध्यान देना। गांधी जो अपने 7 पापों में 6वां जो उनका जो पॉइंट है, वो है मानवता के बिना विज्ञान, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। गांधी हिंद स्वराज में इसका उल्लेख करते हैं। वह विज्ञान को मानवता के अधीन रखने की वकालत करते हैं और ऐसा न होने के कारण ही उनका मानना है कि आज जो हम असंतुलित विकास देख रहे हैं, पर्यावरण संकट देख रहे हैं, यह सब उसी का दुष्परिणाम है। जो अणु बम, परमाणु बम का जो आविष्कार हुआ, यह भी मनुष्य की मानवता रहित सोच का ही प्रतिफल है। गांधी जी के ग्रैंडसन अरुण गांधी ने भी इस बारे में लिखा है और वो कहते हैं कि यह कहना गलत है कि बंदूक इंसान को मारती है, बल्कि सत्य यह है कि इंसान इंसान को मारता है। आगे वो लिखते हैं कि किसी भी अन्य स्पीसीज ने इतनी तबाही नहीं मचाई जितना कि स्वयं इंसान ने। आज हम विकास जनित तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं और उसके यही प्रमुख कारण है। इसीलिए गांधी जी मानवता रहित विज्ञान को पाप की श्रेणी में मानते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हम एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, जो मैसिव जो इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स है वेस्ट निकल रहे हैं, उससे ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही है। यह विज्ञान की बिना सोचे समझे उपयोग का ही दुष्परिणाम है। जो 7वां और अंतिम जो पाप जो गांधी जिसका जिक्र करते हैं, जिसका उल्लेख करते हैं, वो है त्याग के बिना पूजा। गांधी धर्म की बहुत व्यापक व्याख्या करते हैं। उनके लिए रिलीजन का अभिप्राय रिचुअल यानी कर्मकांड मात्र नहीं है, बल्कि गांधी तो कर्मकांड के विरोधी है। उनका मानना है कि मनुष्य को अपने लालच का परित्याग करना होगा। वह बिना त्याग के धर्म को पाप मानते हैं। उनका मानना है कि हम हजारों लाखों रुपए पूजा पाठ में खर्च कर दें और एक भूखे व्यक्ति का तिरस्कार करें, तो ऐसी पूजा का कोई मंतव्य नहीं। उनका मानना है कि वास्तविक धर्म मानवता, आपसी सद्भाव, समझ, सहिष्णुता एवं भाईचारगी पर आधारित होना चाहिए। गांधी की यह सोच वर्तमान विश्व एवं भारत के लिए भी आई ओपनर हो सकती है, क्योंकि
हम जानते हैं कि दुनिया में जो भी संघर्ष है, ज्यादा से ज्यादा जो संघर्ष हो रहे हैं वो धर्म के नाम पर हो रहे हैं। उनका कहना है कि त्याग के बिना हम मंदिर में तो सक्रिय हो सकते हैं लेकिन अपने विचारों में निष्क्रिय। कुल मिलाकर के जो गांधी के जो 7 पापों का सिद्धांत है या जो 7 जो ब्लेंडर्स है, वो ये कहते हैं कि यही हिंसा के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। इसे वो पैसिव वायलेंस की भी संख्या देते हैं। गांधी का मानना है कि स्वयं को एवं समाज को हिंसा से बचाने के लिए हमें इन 7 पापों से बचना होगा। गांधी जी की यह सीख उस समय भी प्रासंगिक थी और यह आज के समय में कंटेम्पररी वर्ल्ड में उससे भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। यही कारण है कि हमें जब जब मानव जनित समस्याओं का साक्षात्कार होता है तो हमें गांधी में उसका निदान दिखाई पड़ता है। गांधी केवल समस्याओं का ही उल्लेख नहीं करते, वो केवल 7 सिंस की बात नहीं करते, बल्कि उसके समाधान का मार्ग भी सुझाते हैं और इसीलिए वह एकादश व्रत की बात करते हैं। मैं इन एकादश व्रत पर भी संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूंगा। गांधी के द्वारा जो ये बताए गए एकादश व्रत है, बेसिकली वो 11 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, 11 सिद्धांतों की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि जो 11 प्रिंसिपल्स हैं या जो एकादश व्रत है वो है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, अभय, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी एवं अस्पृश्यता निवारण। शुरू में जिन 5 व्रतों की वो गांधी बात करते हैं वो यानी कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, लगभग दुनिया के सभी धर्मों में हम इनका उल्लेख पाते हैं, जिन्हें 5 महाव्रत कहा जाता है। गांधी के इन एकादश व्रत में जो प्रारंभिक जो 2 व्रत का जिक्र किया जाता है, सत्य और अहिंसा, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। गांधी की विचारधारा का यह सेंट्रल पॉइंट है, मुख्य बिंदु है। गांधी सत्य में कितना आस्था रखते थे, कितना विश्वास रखते थे, हम इस बात से समझ सकते हैं कि वो कहते हैं कि ट्रूथ इज गॉड। वो उनका मानना है कि हमें सत्य का अनुसरण मात्र अपनी वाणी से नहीं बल्कि अपने थॉट और एक्शन में भी करना चाहिए। और उनका कहना है कि सत्य का व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में अनुसरण हो, इसके लिए हमें प्रत्येक कष्ट सहन करने को तैयार रहना चाहिए। उनका मानना है कि यदि हम सत्य के मार्ग का अनुसरण करें तो जिन 7 पापों का जिक्र किया गया है ऊपर में, हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। यानी वो सेल्फ सफरिंग में बिलीव करते हैं। गांधी का मानना था कि हमें अपने अपोनेंट को हर्ट नहीं करना है, हमें उसको विन करना है, उसे जीतना है और उसे प्यार से जीतना है। वो छल छद्म कपट की मैकियावेलियन पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते। दूसरा जो सत्य से ही जुड़ा हुआ बिंदु है अहिंसा का, गांधी के अनुसार सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एक के बिना दूसरे का कोई औचित्य नहीं है। इनफैक्ट गांधी का मानना है कि अहिंसा ही हमें सत्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। बेसिकली गांधी अहिंसा को एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम गंभीरता से देखें तो पाते हैं कि गांधी के द्वारा दिया गया जो अहिंसा का दर्शन है, सिद्धांत है, यह अपने आप में एक मोस्ट ओरिजिनल और क्रिएटिव मॉडल ऑफ सोशल चेंज कहा जा सकता है। उनका गांधी का मानना है कि जब वो अहिंसा की बात कर रहे होते हैं तो मात्र शारीरिक हिंसा की बात नहीं करते। उनका मानना है कि हमें अपने मन से हर प्रकार की घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, संकीर्णता को परित्याग करना होगा। दूसरे शब्दों में वह मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का समर्थन करते हैं और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को, इनटॉलरेंस को गांधी हिंसा की श्रेणी में रखते हैं। और उनका मानना है कि अगर हमें 7 सिन से या 7 पापों से मनुष्य के द्वारा अगर मनुष्यता को बचाना है, मनुष्य में मनुष्यत्व को बनाए रखना है, तो हमें इनसे बचना होगा। आगे गांधी जो तीसरा जो उनका बिंदु है वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की जो गांधी बात करते हैं यानी सेल्फ डिसिप्लिन। उनका मानना है कि मनुष्य
को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि उनका मानना है कि यदि हम हमारी जो बॉडीली डिजायर्स हैं, यानी जो शारीरिक इच्छाएं हैं, अगर मनुष्य जब तक उन पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करता, तो उसके लिए अपने अन्य सेंसेस पर नियंत्रण करना जो है वह अत्यंत मुश्किल है। चौथा बिंदु है अस्तेय, यानी नॉन स्टीलिंग। गांधी जब अस्तेय की बात करते हैं, चोरी न करना, चोरी न करने से गांधी का आशय मात्र किसी दूसरे की संपत्ति का गलत तरीके से उसको हड़प लेना ही नहीं है, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को, जो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, उसको जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेते हैं और अत्यधिक धन अपने ऊपर व्यय करते हैं, तो उनका कहना है कि यह भी एक प्रकार की चोरी है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमारा समाज के प्रति भी दायित्व है। वो उनका मानना है कि हमें समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, अन्य लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। और गांधी यह जब बात कहते हैं तो वह कितने प्रासंगिक है, यह एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि हम देख रहे हैं कि दुनिया में आज तमाम लोग ओवर ईटिंग की वजह से हेल्थ रिलेटेड एलिमेंट्स या बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ दुनिया के तमाम देशों में, एशिया, लैटिन अमेरिका, सब सहारन अफ्रीका में भूखमरी की वजह से मर रहे हैं। क्या वास्तव में अगर हम मुड़ करके देखें तो क्या इसी तरह के विकास की हमने कल्पना की थी, जिसमें हम सब कुछ कंज्यूम कर लेना चाहते हैं, जिसमें कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ भी ना बचे? तो गांधी का मानना है कि अगर हम अपनी आवश्यकताओं के बियॉन्ड जाकर के धनार्जन करते हैं या उसका कंजम्पशन करते हैं, तो यह भी एक प्रकार की चोरी है। और हमें समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, मनुष्य के बारे में सोचना चाहिए। और गांधी की यह बात उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाती है, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड जो डाटा अवेलेबल है वह बताता है कि दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो एक टाइम भोजन करके गुजारा करने को बाध्य हैं और अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य हैं। अगली बात वो गांधी जो कहते हैं वो है अपरिग्रह, यानी नॉन पोजिशन की बात करते हैं। वो सांसारिक, वो भौतिक सुख सुविधाओं को मिनिमाइज करने की गांधी बात करते हैं। गांधी ने जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जहां पर वो सरप्लस मनी को सामाजिक हित के में प्रयोग करने की बात करते हैं। यूं तो मार्क्स ने यह शब्द यूज किया, सरप्लस थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिया, लेकिन गांधी का भी यह मानना है कि हमारे पास जो अतिरिक्त धन है, हमें उसको जो है समाज हित में प्रयोग करना चाहिए, उसके ट्रस्टी के तौर पर काम करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का यह एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, और इसके माध्यम से वैश्विक विषमता की को दूर किया जा सकता है, जिसकी तरफ मशहूर विद्वान थॉमस पिकेटी ने भी उदाहरण इसका उल्लेख किया है। वह दुनिया में व्याप्त असमानता की बात करता है, और इसकी तरफ तमाम अन्य विद्वान भी इसकी बात करते हैं। आज जो हम देख रहे हैं सीएसआर की बात होती है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि जो कारपोरेट हाउसेज हैं उनका सामाजिक दायित्व होना चाहिए, समाज हित में उन्हें अपने धन का उपयोग करना चाहिए। या फिर हम बिल गेट्स को अगर देखें, हम वॉरेन बफेट को देखें, अजीम प्रेमजी को देखें, तो ये इंडिविजुअल भी अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज के हित में प्रयोग कर रहे हैं। यह वही उदाहरण है जिसकी गांधी वर्षों पहले बात करते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं भर अपने लिए धन लें और बाकी के धन का प्रयोग सामाजिक हित में करें। गांधी अगला जो बिंदु उठाते हैं, जो उपाय बताते हैं, वो ये कहते हैं, वो है शरीर श्रम। गांधी ने अपने विचारों में शरीर श्रम को अत्यंत महत्व दिया। गांधी जी अपने आश्रम में भी सभी से अपेक्षा करते थे कि सभी श्रम करें, वह स्वयं भी श्रम करने में बिलीव करते थे। वो एक बात यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गांधी ये जो सारी बातें कहते हैं, चाहे 7 सिंस की बात हो या 11 प्रिंसिपल्स की बात हो, यह ऐसा नहीं है कि गांधी किसी मंच पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो ऐसा करे। उनकी पूरी की पूरी जीवनी है इसी शीर्षक पे, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी उन्होंने स्वयं के जीवन में पहले उसका उपयोग किया और यह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह संभव है कि इसे
मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत आचरण में लागू कर सकता है, और तब उन्होंने दूसरे से अपेक्षा की। वो श्रम की महत्ता पर बल देते थे। और हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें जो सबसे ज्यादा हाशिए पर जो वर्ग है, वह श्रमिक वर्ग है, उसी का सबसे ज्यादा शोषण हुआ। तो गांधी श्रमिक वर्ग के हितों की बात करते हैं, वो किसी भी प्रकार के शोषण की भर्त्सना करते हैं। अगला जो बिंदु है, जो गांधी जो एकादश व्रत में कहते हैं, वो अस्वाद। गांधी जिह्वा पर नियंत्रण की बात करते हैं। आज फास्ट फूड बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बना हुआ है। उसके साइड इफेक्ट से हम सभी भली भांति परिचित हैं। लाइफ स्टाइल डिजीजेज जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज अब कॉमन हो गई है। गांधी जीने के लिए खाने की बात करते हैं, न कि खाने के लिए जीने की। उनका अगर हम इसको और अगर फर्दर प्रोब करें, जांच करें, तो हम पाते हैं कि यह हमें करप्ट भी बनाता है। उदाहरण के लिए, आज मनुष्य ने अपना जो कंजम्पशन बास्केट है वो बढ़ा लिया है। वह सब कुछ कंज्यूम कर लेना चाहता है, और इसके लिए धन की आवश्यकता स्वाभाविक है कि होगी, और हम ये न किन प्रकार यानी गलत तरीके से धनोपार्जन करने की कोशिश करेंगे, और एक तरह से यह एक विशेष साइकिल को जन्म देता है। गांधी इसका बहुत पहले उल्लेख कर चुके होते हैं। अगला बिंदु है अभय, यानी फियरलेसनेस, निडर होना। गांधी ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेजों की ताकत के डर के मारे और हिंसा के मार्ग का अनुसरण कर लिए थे। गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि अगर हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो, तो मैं हिंसा को चुनना पसंद करूंगा। कहने का अभिप्राय यह है कि गांधी का ऐसा मानना था कि यह कायर व्यक्ति कभी भी सत्याग्रही नहीं हो सकता, और इसका उसे जीवन और मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि वह कहते थे कि व्यक्ति एरोगेंट हो जाए या एग्रेसिव हो जाए, बल्कि इसका अभिप्राय कामनेस यानी मानसिक शांति से है। और वो ये कहते थे कि व्यक्ति को अगर वह सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे निडर रहना चाहिए। अगला बिंदु है सर्वधर्म समभाव। गांधी की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो धर्म के बारे में उनका विचार है, वो सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते हैं। यहाँ वह रामकृष्ण और विवेकानंद की भांति मानते हैं कि हमारे रास्ते भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सभी धर्म हैं, उनका जो डेस्टिनेशन है वो एक है। वह स्टेट से सभी धर्मों को एम्ब्रेस करने की बात करते हैं, सभी धर्मों को स्वीकार करने की बात करते हैं। और जैसा कि मैंने सेवन सिंस का उल्लेख करते हुए कहा था कि दुनिया भर में धर्म के नाम पर बहुत लड़ाइयां हुई हैं, गांधी इस सिद्धांत के माध्यम से उन समस्याओं का निदान ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगला बिंदु है 10वां, स्वदेशी। आज हम देख रहे हैं कि लोकल्स की बहुत बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी हाल के अपने भाषणों में लोकल्स की बात की, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की। गांधी इसकी चर्चा बहुत पहले ही कर चुके होते हैं। यानी गांधी न केवल जनता की नब्ज को समझते हैं, बल्कि देश की आवश्यकताओं को भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से समझा, और उन्होंने इस बात पर बहुत पहले लोकल्स पर एम्फेसाइज किया। खादी जो लोकल का अपने आप में एक क्लासिक एग्जाम्पल है, और गांधी का ये कहना है कि हमें जो भी हमारी जो अपना आयुर्वेद है या जो अपना लोकल चीजें हैं, उस पर हमें, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हमें इस पर एम्फेसाइज करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पर आने जो सरकारें रही, जो आती रही एक के बाद दूसरी तीसरी, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, और यह चीजें बिल्कुल रिचुअल तक ही सीमित होकर रह गई। और फाइनली जो 11वां बिंदु जो एकादश व्रत का गांधी का है, वह अस्पृश्यता की बात। गांधी अनटचेबिलिटी के बहुत खिलाफ थे। वो इसे पूरी तरह से अमानवीय कृत्य मानते थे। उनका मानना था कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, और ऐसे में जातिगत आधार पर भेदभाव करना, किसी को श्रेष्ठ किसी को निकृष्ट समझना, यह गलत है, और इसकी वह घोर भ्रष्टा करते हैं। कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि गांधी
ने इन जो एकादश व्रत की बात की, उसको उन्होंने न स्वयं अपने जीवन में ग्रहण किया, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए जरूरी माना। जैसा कि अ, जब मैं इसी लेक्चर श्रृंखला में प्रोफेसर आनंद कुमार को सुन रहा था, तो उन्होंने एक जगह कहा, एकादश व्रत का जिक्र करते हुए, कि मन जीता तो जग जीता। और गांधी जी वाकई इस मार्ग, एकादश व्रत के माध्यम से ये मन जीतने वाली ही बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के यदि हम गांधी के 7 पापों एवं एकादश मार्ग को देखें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी आध्यात्मिक कल्याण एवं व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग बताते हैं। गांधी के सुझाए गए ये मार्ग लोगों को हो सकता है कि आदर्शवादी लगे, जबकि वास्तविकता यह है कि गांधी जब ऐसा कहते हैं, जब ऐसा बोलते हैं, तो वह संन्यास के भाव को व्यवहारिक राजनीति में लाने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही वह भारत की उस जो ऋषि परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, उसका भी अनुसरण कर रहे होते हैं, जिसमें सिद्धांत और व्यवहार के बीच में कोई दूरी नहीं होती। अपने लेक्चर के अंतिम भाग में मैं आपके 5 मिनट और लूंगा, और वर्तमान जो वैश्विक दौर है, उसके संदर्भ में गांधी की क्या प्रासंगिकता हो सकती है, ये 2-3 बिंदुओं के माध्यम से मैं अपनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। गांधी की, जैसा हम सभी जानते हैं कि 1948 में गांधी जी की हत्या हुई थी, और अब से 150 वर्ष पूर्व वो जन्म लिए। लेकिन क्या बातें हैं जो गांधी को प्रासंगिक बनाती है? इस संदर्भ में जो पहली बात है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, वो है बढ़ती हुई हिंसा। एरिक हॉब्सबॉम ने एक पुस्तक लिखी, एज ऑफ एक्सट्रीम, जिसमें वो बताता है कि 1914 से 1991 के मध्य लगभग 17 करोड़ 70 लाख लोग गलत मानवीय निर्णयों के कारण मारे गए। यह तब हुआ जब हम कहते हैं कि हम शिक्षित हैं, हम सभ्य हैं, और हम पहले से कहीं बेटर इन्फॉर्म्ड हैं। इस समस्या का समाधान हम गांधी में पाते हैं, जिनका मानना है कि आंख के बदले आंख पूरी मानवता को अंधा कर देगी। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे अहिंसा के माध्यम से हम पूरी जो मानव जाति की जो समस्या है, उसका समाधान कर सकते हैं, हम हिंसा का प्रतिकार कर सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि हाउ टू रेजिस्ट इनजस्टिस विदाउट बीइंग वायलेंट। और ये बात गांधी को तब भी प्रासंगिक बनाती थी, और यह गांधी को आज भी प्रासंगिक बनाती है। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि गांधी अपने इन विचारों के कारण आने वाले हजारों हजार साल तक प्रासंगिक बने रहेंगे। जो दूसरा बिंदु है, पर्यावरण की समस्या। हम सभी जानते हैं कि आज जो पर्यावरण का इस औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद युग में दोहन हुआ है, उसके दुष्परिणाम, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ओजोन डिप्लेशन ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और उसके बाद हम रियो में, क्योटो में और अन्य जगहों पर तमाम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या से कैसे निपटा जाए। गांधी इस ओर बहुत पहले इशारा कर चुके होते हैं। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इस संदर्भ में मैं एक नॉर्वेजियन स्कॉलर, माउंटेनियर आर्न नेस का जिक्र करना चाहूंगा, जिसने कि डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया और जो इन्वायरमेंटल सिटीजनशिप की बात करता है। आर्न नेस भी गांधी के पर्यावरण संबंधी सिद्धांतों से प्रभावित है, और वो जो बातें कहते हैं, वो गांधी अपने 11 प्रिंसिपल्स में पहले ही कर चुके होते हैं। तीसरी बात जो गांधी को प्रासंगिक बनाती है, और मार्क्स जो इतना लोकप्रिय हुआ, जिसने मार्क्सवादी दर्शन दिया, अगर हम मार्क्स के साथ गांधी को जोड़ करके देखें, तो मार्क्स की वैचारिक विफलता भी गांधी को प्रासंगिक बनाती है, सफल बनाती है। मार्क्स ऐसा मानता था कि विज्ञान, मशीन, तकनीक के माध्यम से मुक्ति मिल सकती है, और उसका यह भी मानना था कि जैसे जैसे मशीनें सोफिस्टिकेटेड, पोर्टेबल होती जाएंगी,
तो केंद्रीकृत उत्पादन यानी सेंट्रलाइज प्रोडक्शन के जो दोष है, जो असमान विकास है, खास वर्ग का जो प्रभुत्व है, वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन विश्व इतिहास बताता है कि तरक्की के बाद भी पूंजी का केंद्रीकरण कहीं समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी मशीन, पूंजी एवं उत्पादन का गठजोड़ नहीं टूटा है। और यहाँ भी गांधी प्रासंगिक हो जाते हैं। वह यह बताते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था उपभोक्तावाद पर टिकी हुई है, अतः इससे बचने की आवश्यकता है। तीसरा जो बिंदु है जो गांधी को प्रासंगिक बनाता है और मुझे लगता है कि उसका उल्लेख होना चाहिए, वो है महिलाओं की समस्या। दुनिया भर में जो वंचित वर्ग है, जो सबाल्टर्न वर्ग है, उस पर हजारों लाखों संगोष्ठियां होती रहती हैं, यूनाइटेड नेशंस के फोरम से, तमाम फोरम से बातें होती रहती हैं। गांधी इसका भी जिक्र बहुत पहले कर चुके होते हैं। अगर हम देखें तो मानव सभ्यता के इतिहास में स्त्री को स्त्रीत्व प्रदान करने की कोशिश सारी सभ्यताओं में की गई है, लेकिन दुर्भाग्य से स्त्रीत्व हमेशा सत्तात्मक समाज में दबा रहा है। लेकिन गांधी ने स्त्री के व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया, और न केवल बल दिया बल्कि वह जो कर सकते थे उन्होंने किया। और इसका उदाहरण अगर हम एक उदाहरण दें तो गांधी ने 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनवाया, और वह इसीलिए कि वह चाहते थे कि महिलाएं जो है वह राजनीति की मुख्य धारा में आए। अंत में मैं एक और बिंदु का उल्लेख करूंगा, और वो है दुनिया में गिरती हुई नैतिकता। आज पूरे विश्व में जो मॉरल डिग्रेडेशन हुआ है, हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं, हम तमाम अन्य डिग्रेडेशन की बात करते हैं, लेकिन जो मॉरल डिग्रेडेशन हुआ है, अगर भारत का ही हम उदाहरण ले लें तो हम अगर अपने 70 वर्षों की जो राजनीतिक यात्रा है अगर उसको देखें, तो हम अपने राजनीति जो स्वतंत्रता से पूर्व के जो हमारे राजनेता थे, जो उनका चरित्र था, जो आचरण था, और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की जो पॉलिटिक्स है, जो लीडरशिप है, जो उनका कैरेक्टर है, मैं कोई यह स्वीपिंग कमेंट नहीं करता कि सभी बुरे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो राजनीति में जो मूल्य है, जो नैतिकता है, उसमें गिरावट आई। और यह विडंबना क्यों है, यह पैराडॉक्स क्यों है? वह यह है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो समृद्धि है वो रावण की लंका जैसी हो, लेकिन हमारा जो चरित्र है वह राम जैसा हो। यह कॉन्ट्रडिक्शन है। राम का चरित्र पाने के लिए हमें रावण का स्वरूप छोड़ना होगा। और ये सारी बातें हैं जो गांधी को वर्तमान समय में प्रासंगिक बनाती हैं। आप सभी ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मुझे अपनी बात रखने के लिए और अवसर देने के लिए मैं अंशु जी को और उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।